एक तोते ने बताया, पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। क्या आप जानते हैं? उस गरीब कारीगर को एक तोते ने सफलता के वो रहस्य बताए थे जिसे जानने के बाद इंसान न केवल मेहनत की चक्की में पिसने से बच जाता है बल्कि अपने हुनर का सही मूल्य भी पा लेता है। क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण सा दिखने वाला तोता किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, उसे गरीबी के दलदल से निकालकर सम्मान और समृद्धि के शिखर पर पहुंचा सकता है? यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस गूढ़ सत्य की कहानी है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। इस कथा को पूरा सुनने से आपकी मेहनत को एक ऐसी सही दिशा मिलेगी जिससे आपके जीवन में हो रहे परिश्रम का फल आपको कई गुना होकर मिलेगा। आपके दिल को एक ऐसा सुकून और आत्मविश्वास मिलेगा कि आप कभी खुद को असहाय या कमजोर महसूस नहीं करेंगे। यह कहानी आपकी सोच को उस स्तर पर ले जाएगी जहां मुश्किलें अवसर नजर आने लगती हैं और गरीबी केवल एक विचार बनकर रह जाती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी इसी गहरे विषय पर आधारित है कि एक तोते ने बताया, पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। यह एक ऐसा विषय है जो हर उस इंसान से जुड़ा है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। यह कहानी हमें कर्म के उस रहस्य को समझाती है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी समझने में जीवन लगा देते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में खून पसीना एक कर देते हैं, रात को दिन और दिन को रात बना देते हैं, फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। वे सोचते हैं कि शायद उनकी मेहनत में ही कोई कमी है और वे खुद को और ज्यादा काम की आग में झोंक देते हैं, पर नतीजा वही रहता है, हाथ खाली के खाली। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान कम मेहनत करके भी सब कुछ पा लेता है और दूसरा सब कुछ लुटाकर भी कुछ नहीं पाता? इस गहरी समस्या का समाधान आज की इस अद्भुत कथा में छिपा है। यह समाधान कर्म को सही ढंग से करने और अपनी कीमत को पहचानने के ज्ञान में है। यह हमें सिखाएगी कि केवल शरीर से मेहनत करना ही काफी नहीं होता जब तक आपका दिमाग उस मेहनत का सारथी न बने। यह कहानी है रत्नपुरी के उस महान कारीगर सोहन की जो पत्थर में अपनी छेनी और हथौड़े से जान डाल देता था, पर उसकी अपनी जिंदगी बेजान और बदरंग थी। उसके हाथ सोना उगलते थे पर उसका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता था। और कैसे एक अनजान तोते के कुछ शब्दों ने उसकी टूटी हुई तकदीर को फिर से जोड़ा और उसे वह सम्मान दिलाया जिसका वो असली हकदार था। यह कहानी आपको बताएगी कि दौलत कमाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सही तरकीब की जरूरत होती है। इसलिए इस कहानी को अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इस कहानी को अंत तक सुनकर ही आपको वह पूरा रहस्य समझ आएगा जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को एक नई उड़ान देने के लिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमारे गांव का लड़का AI चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। उनकी कृपा से हम सभी का जीवन मंगलमय हो। तो चलिए यह प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में एक विशाल और समृद्ध नगर बसा हुआ था जिसका नाम था रत्नपुरी। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका वैभव था। रत्नपुरी की गलियां हमेशा व्यापारियों, कारीगरों और दूर दूर से आए यात्रियों की भीड़ से गुलजार रहती थीं। वहां के बड़े बड़े बाजार दुनिया भर की कीमती चीजों से सजे रहते थे, पर रत्नपुरी की असली पहचान वहां के कुशल कारीगरों से थी।
वहां के संगमरमर के कारीगर पूरी दुनिया में मशहूर थे। ऐसा कहा जाता था कि रत्नपुरी के कारीगरों के हाथ में जादू है। वे बेजान पत्थरों में भी भावनाएं भर देते थे। उनकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि लगता था बस अभी बोल पड़ेंगी। इसी रत्नपुरी नगर की एक छोटी सी तंग गली में एक कारीगर रहता था जिसका नाम था सोहन। सोहन कोई साधारण कारीगर नहीं था। वह अपने हुनर में इतना माहिर था कि बड़े बड़े उस्ताद भी उसकी कला का लोहा मानते थे। जब सोहन अपनी छेनी और हथौड़ा लेकर पत्थर पर काम करने बैठता तो ऐसा लगता मानो कोई साधक तपस्या कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती और उसके हाथ किसी मंझे हुए संगीतकार की तरह पत्थर पर चलते थे। घंटों तक बिना रुके बिना थके वह पत्थर को तराशता रहता। उसके पसीने की बूंदें जब उस पत्थर पर गिरती तो मानो वह पत्थर भी नरम पड़ जाता और सोहन के मन के भावों के अनुसार आकार लेने लगता। उसने जो भी मूर्तियां बनाई वे सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थीं। वे एक कहानी कहती थीं। उनमें एक आत्मा बसती थी। लेकिन इतनी अद्भुत कला का मालिक होने के बावजूद सोहन की जिंदगी गरीबी और तंगी में गुजर रही थी। उसका छोटा सा घर था जो मुश्किल से उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के लिए पूरा पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता और बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता। राधा एक बहुत ही नेक और संतोषी स्त्री थी। वह कभी सोहन से शिकायत नहीं करती थी, पर अपने बच्चों को भूख से बिलखते देख उसका दिल टूट जाता था। सोहन अपनी पूरी ताकत से मेहनत करता था। वह सुबह सूरज उगने से पहले ही अपने औजार उठा लेता और देर रात तक काम में लगा रहता। उसने कभी आराम नहीं किया, कभी कोई छुट्टी नहीं ली। उसका एक ही विश्वास था कि अगर वह और मेहनत करेगा और ज्यादा मेहनत करेगा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसकी हथेलियां काम करते करते पत्थर जैसी सख्त हो गई थीं। उसकी पीठ मेहनत के बोझ से झुकने लगी थी, पर उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना हमेशा जिंदा रहता था। रत्नपुरी का सबसे बड़ा और लालची व्यापारी था सेठ धनपत। नगर की लगभग सारी बड़ी हवेलियां और मंदिर उसी के बनाए हुए थे, पर असल में उन्हें बनाता कोई और था और नाम सेठ धनपत का होता था। उसकी नजर में कारीगर केवल सस्ते मजदूर थे जिनका काम था हुक्म बजाना। सोहन जैसे कई गरीब कारीगर उसी के लिए काम करते थे। सेठ धनपत उनकी कला को कौड़ियों के दाम खरीदता और फिर राजा महाराजाओं और अमीर सौदागरों को सोने के भाव बेचता। वह सोहन के हुनर से अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि सोहन जैसा कारीगर पूरी रत्नपुरी में दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए वह उसे हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखता। जब भी सोहन अपना काम पूरा करके पैसे मांगने जाता तो सेठ धनपत उसे उसकी मेहनत का बहुत छोटा सा हिस्सा देकर टाल देता और कहता, सोहन अभी बाजार मंदा चल रहा है, यह पैसे रख लो, अगली बार जब कोई बड़ा काम मिलेगा तो सब बराबर कर दूंगा। और सोहन उसकी बातों में आ जाता। उसे लगता था कि सेठ धनपत जैसा बड़ा आदमी कह रहा है तो सच ही होगा। वह उस थोड़े से पैसे में ही किसी तरह घर चलाने की कोशिश करता और अगले बड़े काम का इंतजार करने लगता। सेठ धनपत का धोखा। एक दिन सेठ धनपत बड़ी खुशी खुशी सोहन की झोपड़ी पर आया। उसके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान थी। उसने आते ही कहा, सोहन तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। महाराज ने अपने नए महल के मुख्य द्वार के लिए 2 विशाल गजराजों की मूर्तियां बनाने का हुक्म दिया है। यह काम मैंने अपने जिम्मे लिया है और इसे तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सोहन की आंखें यह सुनकर चमक उठीं। राजमहल का काम, यह तो उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। उसने सोचा कि बस यही वो मौका है
जो उसकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, इस काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? सेठ धनपत ने बनावटी उदारता दिखाते हुए कहा, सोहन, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस अपना पूरा हुनर इस काम में लगा दो। महाराज खुश हो गए, तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। सोचो, 100 स्वर्ण मुद्राएं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारा अपना पक्का घर होगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे। 100 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर सोहन के होश उड़ गए। उसने आज तक एक साथ इतनी बड़ी रकम देखी भी नहीं थी। उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उसकी सुन ली है। उसने अपनी पत्नी राधा को यह खुशखबरी सुनाई। राधा भी बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। वह सेठ धनपत की फितरत को जानती थी। उसने सोहन को सावधान किया, स्वामी, सेठ धनपत पर पूरी तरह भरोसा करना ठीक नहीं। आप उनसे कुछ पेशगी तो मांग लेते। पर सोहन उस वक्त सपनों की दुनिया में था। उसने कहा, राधा, तुम चिंता मत करो, इतना बड़ा काम है, सेठ जी धोखा नहीं दे सकते। यह हमारी जिंदगी बदलने का मौका है। मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। उस दिन के बाद सोहन ने दिन को दिन और रात को रात नहीं देखा। वह काम में ऐसा डूबा कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रही। उसने अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव, अपनी पूरी आत्मा उस काम में झोंक दी। वह संगमरमर के 2 विशाल खंडों को ऐसे तराश रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे को दुलारता है। महीनों बीत गए। उसकी आंखें नींद की कमी से लाल रहने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया, पर उसका जुनून कम नहीं हुआ। राधा रोज उसे खाना देने जाती और उसकी हालत देखकर उसका दिल रो पड़ता। वह देखती कि कैसे उसका पति अपनी हड्डियों को गलाकर उन बेजान पत्थरों में जान फूंक रहा है। आखिरकार 6 महीने की अथक दिन रात की मेहनत के बाद वो 2 विशाल गजराज तैयार हो गए। वे इतने भव्य और जीवंत लग रहे थे कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। ऐसा लगता था मानो 2 असली हाथी पत्थर के बन गए हों, जिनकी सूंड में लचक थी, आंखों में एक शाही गौरव था और जिनकी खाल की सिलवटें तक साफ नजर आ रही थीं। हर कोई जिसने उन मूर्तियों को देखा, सोहन की कला की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सोहन खुद भी अपनी इस रचना को देखकर भावुक हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वह बड़ी उम्मीद लेकर सेठ धनपत के पास पहुंचा। सेठ ने मूर्तियों को देखा तो उसकी आंखें भी चौंधिया गईं। उसने मन ही मन सोचा, यह तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। महाराज इन्हें देखकर मुंह मांगा दाम देंगे, लेकिन ऊपर से उसने एक झूठी गंभीरता का मुखौटा पहन लिया। उसने सोहन से कहा, काम तो ठीक ठाक ही किया है, पर कुछ कमी रह गई है। खैर कोई बात नहीं, महाराज को शायद पसंद आ ही जाए। सोहन ने जब अपनी मजदूरी और इनाम की बात की तो सेठ धनपत ठाका मारकर हंस पड़ा। उसने अपनी तिजोरी से चांदी के केवल 10 सिक्के निकाले और सोहन की तरफ फेंक दिए। उसने कहा, यह लो अपनी मेहनत का फल। और क्या इनाम? अरे मैंने तुम्हें राजमहल का काम दिया, यही क्या कम है? तुम्हारा नाम हो गया, अब जाओ और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 100 स्वर्ण मुद्राओं का वादा और मिले सिर्फ 10 चांदी के सिक्के। यह तो उसकी 6 महीने की मेहनत का अपमान था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने तो 100 स्वर्ण मुद्राओं का वादा किया था। मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं।
इतना बड़ा धोखा मेरे साथ मत कीजिए। सेठ धनपत ने गुस्से में अपनी आंखें लाल कर लीं और चिल्लाया, धोखा? अरे गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? क्या तेरे पास कोई सबूत है? कोई लिखापढ़ी की थी मैंने तेरे साथ? दफा हो जा यहां से, वरना मैं अपने सिपाहियों को बुलाकर तुझे चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। सोहन पूरी तरह टूट गया। उसका शरीर तो मेहनत से पहले ही थक चुका था। आज उसका दिल और उसकी आत्मा भी हार गई। उसे अपनी कला से, अपनी मेहनत से घृणा होने लगी। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी ही व्यर्थ है। वह भारी कदमों से एक हारे हुए इंसान की तरह अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राधा को क्या जवाब देगा, अपने भूखे बच्चों का सामना कैसे करेगा। उसका मेहनत पर से विश्वास उठ गया था। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ चालाक और बेईमान लोग ही तरक्की करते हैं। रास्ते में उसे वही महल दिखा जिसके द्वार पर उसके बनाए हाथी खड़े किए जा रहे थे। लोग उन हाथियों की तारीफों के पुल बांध रहे थे और सेठ धनपत को बधाई दे रहे थे। सेठ धनपत छाती चौड़ी करके सबका अभिवादन स्वीकार कर रहा था, जैसे उन मूर्तियों को उसने खुद अपने हाथों से बनाया हो। यह दृश्य सोहन के जले हुए दिल पर नमक की तरह काम कर रहा था। वह उस भीड़ से दूर निराश और हताश होकर शहर की अनजानी गलियों में भटकने लगा। उसे अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। वह बस चलता जा रहा था, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी उम्मीद के। उसका मन कर रहा था कि वह कहीं जाकर अपनी जान दे दे, क्योंकि ऐसी अपमान भरी जिंदगी जीने का अब कोई मतलब नहीं था। तोते से मुलाकात। निराशा और दुख के गहरे समंदर में डूबा हुआ सोहन शहर की गलियों में बिना किसी मकसद के भटकता रहा। हर कदम उसे और भारी लग रहा था। हर सांस एक बोझ की तरह महसूस हो रही थी। उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आ रहे थे। अपनी पत्नी राधा की उम्मीद भरी आंखें याद आ रही थीं और सेठ धनपत का वो ठहाका उसके कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत, उसका हुनर, सब कुछ बेकार है। इस दुनिया में कला की कोई कीमत नहीं, सिर्फ धोखे और चालाकी का बोलबाला है। भटकते भटकते वह शहर के एक ऐसे कोने में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं आया था। यह एक शांत और पुराना इलाका था जहां बड़े बड़े हवेलियों का शोर नहीं था। यहाँ छोटी छोटी दुकानें थीं और हवा में जड़ी बूटियों की एक अजीब सी महक घुली हुई थी। एक दुकान के बाहर वह थककर बैठ गया। यह एक बहुत ही साधारण सी दुकान थी जिसके बाहर एक पुराना सा लकड़ी का बोर्ड लगा था, पर उस पर क्या लिखा था यह सोहन ने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। उसका मन इतना भारी था कि उसे अपने आसपास की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी हार महसूस कर रहा था। तभी उसके कानों में एक तीखी और साफ आवाज पड़ी, मेहनत की चक्की में पिसते रहोगे या दिमाग की तरकीब भी लगाओगे। आवाज सुनकर सोहन ने चौंककर सिर उठाया। आसपास कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका वहम है। दुख में अक्सर ऐसा होता है। उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। कुछ पल बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और भी साफ, पत्थर तोड़ने वाले तकदीर जोड़ने का हुनर कब सीखोगे? पैसा हाथों से नहीं, यहां से बनता है। इस बार सोहन उछल पड़ा। उसने इधर उधर देखा। आवाज बहुत पास से आ रही थी। उसकी नजर दुकान के दरवाजे पर लटक रहे एक पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे के अंदर एक हरे रंग का तोता बैठा था जो अपनी चमकदार काली आंखों से उसी को घूर रहा था।
सोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या यह तोता बोल रहा था? उसने आज तक किसी पक्षी को इंसानों की तरह इतनी साफ बातें करते नहीं सुना था। उसे लगा कि शायद वह पागल हो रहा है। तोते ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और फिर बोला, हैरान क्यों होते हो? तुम्हारे बनाए पत्थर के हाथी जब सच जैसे लग सकते हैं तो एक असली तोता बोल क्यों नहीं सकता? समस्या तुम्हारी यही है। तुम जो देखते हो बस उसी पर यकीन करते हो। जो नहीं दिखता उसके बारे में सोचते ही नहीं। सोहन की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। वह अकबकाकर उस तोते को देखता रहा। वह भूल गया कि वह दुखी था। वह भूल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका सारा ध्यान उस अद्भुत पक्षी पर केंद्रित हो गया था। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? तोता हंसा। उसकी हंसी किसी घंटी की तरह थी। मैं कौन हूं यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि तुम कौन हो सोहन। तुम एक कलाकार हो, एक जादूगर हो जो पत्थर में जान फूंक देता है। पर तुम खुद एक मजदूर की तरह जी रहे हो। तुमने अपना हुनर सेठ धनपत जैसे गिद्ध के हाथों बेच दिया। सोहन की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने कहा, मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपने परिवार का पेट पालना था। मैंने सोचा था कि मेहनत करूंगा तो फल जरूर मिलेगा, पर मुझे सिर्फ धोखा मिला। तोते ने कहा, फल तो मिलता है, पर तब जब बीज सही जमीन में और सही तरीके से बोया जाए। तुमने अपना कीमती बीज बंजर जमीन में फेंक दिया। सोहन, एक बात गांठ बांध लो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मेहनत करते हैं और दूसरे वो जो मेहनत करने वालों से काम करवाते हैं। तुम पहले वाले हो और सेठ धनपत दूसरे वाला। पैसा हमेशा दूसरे वाले के पास ज्यादा होता है। जानते हो क्यों? सोहन ने एक बच्चे की तरह मासूमियत से पूछा, क्यों? तोते ने जवाब दिया, क्योंकि वह अपनी ताकत नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। वह तुम्हारी कला खरीदता है, पर उसे बेचता अपनी शर्तों पर है। वह तुम्हारी मेहनत का मूल्य तय करता है। जब तक तुम्हारा मूल्य कोई और तय करेगा, तुम हमेशा घाटे में रहोगे। सोहन के लिए यह बातें बिल्कुल नई थीं। उसने आज तक ऐसे सोचा ही नहीं था। वह तो बस यही जानता था कि उसे काम करना है और काम के बदले उसे जो मिल जाए उसी में संतोष करना है। उसने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक गरीब कारीगर हूं। सेठ धनपत जैसे बड़े आदमी से मैं कैसे लड़ सकता हूं? तोते ने कहा, लड़ना नहीं है सोहन, बदलना है। अपनी सोच को बदलना है। तुम मेहनत करना मत छोड़ो, पर अब से सिर्फ मेहनत मत करो। अपनी मेहनत में दिमाग मिलाओ। तुम पत्थर नहीं, अपनी कला बेचो। तुम मजदूरी नहीं, अपना सम्मान कमाओ। सोहन उलझन में पड़ गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा हूं। कला बेचने और मजदूरी करने में क्या फर्क है? तोते ने उसे समझाया, जब तुम सेठ धनपत के लिए काम करते हो तो तुम एक मजदूर होते हो। वह तुम्हें बताता है कि क्या बनाना है, कितना बड़ा बनाना है और बदले में वह तुम्हें कितने पैसे देगा। यहां तुम्हारे हुनर की कोई कीमत नहीं, तुम्हारे समय की कीमत है जो वह तय करता है। लेकिन जब तुम अपनी मर्जी से अपने दिल की खुशी के लिए कोई चीज बनाते हो और फिर उसे दुनिया के सामने रखते हो तो वह कला होती है। तब तुम उसके मालिक होते हो और उसकी कीमत भी तुम ही तय करते हो। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी सी अम्मा बाहर निकली। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अजीब सी शांति और चमक थी।
उन्होंने सोहन को देखा और मुस्कुराई। लगता है मिट्ठू ने तुम्हें अपनी ज्ञान की बातें सुनाना शुरू कर दिया। सोहन हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसने बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, घबराओ नहीं बेटा, मैं जानती हूं तुम पर क्या बीती है। सेठ धनपत का अन्याय पूरे नगर में मशहूर है, पर दुख करने से कुछ नहीं होगा। यह तोता जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनो। इसकी बातें कड़वी हैं, पर हैं पते की। सोहन ने फिर तोते की तरफ देखा। उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग रही थी। उसने तोते से पूछा, तो मुझे अब क्या करना होगा? मुझे रास्ता दिखाओ। तोते ने कहा, सबसे पहला काम दूसरों के लिए काम करना बंद कर दो। अब तुम अपने लिए काम करोगे। सोहन घबरा गया। अगर मैं सेठ के लिए काम नहीं करूंगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? तोते ने कहा, क्या सेठ के लिए काम करके तुम्हारा चूल्हा जल रहा है? क्या तुम्हारे बच्चे भरपेट खा रहे हैं? नहीं न, तुम पहले से ही सबसे बुरी हालत में हो। अब इससे बुरा क्या होगा? जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। जाओ, घर जाओ और एक छोटा सा संगमरमर का टुकड़ा लेकर आना। सोहन को समझ नहीं आया कि तोता क्या करवाना चाहता है, पर उसकी बातों में एक ऐसा जादू था, एक ऐसा विश्वास था कि सोहन उसे मना नहीं कर सका। वह चुपचाप उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। आज पहली बार उसके कदमों में निराशा की जगह एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसके दिमाग में तोते के शब्द गूंज रहे थे, जब तक तुम्हारा मूल्य कोई और तय करेगा, तुम हमेशा घाटे में रहोगे। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, पर उसे यह एहसास हो रहा था कि जो भी होगा वह पहले जैसा नहीं होगा। उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। सोहन की नई शुरुआत। सोहन जब अपने घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर निराशा की जगह एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। राधा ने उसे देखा तो हैरान रह गई। उसने सोचा था कि उसका पति पूरी तरह टूट चुका होगा, पर यहाँ तो कुछ और ही बात थी। सोहन ने बिना कुछ कहे अपने औजारों के ढेर से संगमरमर का एक छोटा साफ टुकड़ा उठाया। राधा ने पूछा, स्वामी आप यह क्या कर रहे हैं? सोहन ने उसे बीच में ही रोक दिया और पहली बार उसकी आंखों में देखकर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, राधा, आज से मैं सेठ धनपत के लिए काम नहीं करूंगा। आज से मैं अपने लिए काम करूंगा। इतना कहकर वह वापस उसी बूढ़ी अम्मा की दुकान की तरफ चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो तोता और बूढ़ी अम्मा जैसे उसी का इंतजार कर रहे थे। सोहन ने पत्थर का टुकड़ा तोते के पिंजरे के पास रख दिया। तोते ने उसे देखकर कहा, बहुत अच्छे। अब इस पत्थर पर वो बनाओ जो तुम्हारा दिल बनाना चाहता है। किसी राजा का हुक्म नहीं, किसी सेठ का लालच नहीं, बस वो जिसे बनाकर तुम्हारी आत्मा खुश हो जाए। कुछ ऐसा बनाओ जिसमें तुम्हारी अपनी कहानी हो, तुम्हारा अपना दर्द हो, तुम्हारी अपनी खुशी हो। सोहन ने अपनी छेनी और हथौड़ा संभाला। सालों बाद आज वह बिना किसी दबाव, बिना किसी समय सीमा के काम करने बैठा था। उसका दिमाग खाली था। तोते के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था अपनी कहानी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे अपना जीवन याद आने लगा। उसे अपने पिता याद आए जिन्होंने उसे यह हुनर सिखाया था। उसे अपना बचपन याद आया जब वह मिट्टी के खिलौने बनाता था। उसे अपनी पत्नी राधा का त्याग याद आया। अपने बच्चों की भोली मुस्कान याद आई और उसे अपनी मेहनत का वह अपमान भी याद आया। उसके हाथ अपने आप चलने लगे। वह पत्थर को नहीं तराश रहा था,
वह अपने एहसासों को आकार दे रहा था। छेनी की हर चोट में उसका दर्द था, उसका संघर्ष था, पर साथ ही एक उम्मीद भी थी। वह दिन रात बिना कुछ सोचे बस उस पत्थर को तराशता रहा। बूढ़ी अम्मा उसे समय समय पर खाना दे जाती और चुपचाप उसे काम करते देखती रहती। कई दिनों की मेहनत के बाद उस छोटे से पत्थर के टुकड़े से एक अद्भुत आकृति उभरी। वह एक हाथ की मूर्ति थी, पर यह कोई साधारण हाथ नहीं था। यह एक कारीगर का हाथ था, जिसकी हथेलियां सख्त थीं, नसें उभरी हुई थीं, पर उंगलियां बेहद कोमल थीं। उस हाथ ने एक नन्हे से पौधे को बड़ी हिफाजत से पकड़ रखा था, जैसे उसे दुनिया की हर आंधी से बचा रहा हो। उस मूर्ति में एक ही साथ मेहनत की कठोरता भी थी और सृजन की कोमलता भी। वह हाथ सोहन का था और वह नन्हा पौधा उसके सपनों का, उसके परिवार का प्रतीक था। उसे बनाकर सोहन को जो आत्मिक शांति मिली, वह उसे आज तक बड़े बड़े काम करके भी नहीं मिली थी। बूढ़ी अम्मा और तोता भी उस मूर्ति को देखकर चकित थे। तोते ने कहा, यह है कला सोहन, यह मजदूरी नहीं है, इसमें तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा है। अब बताओ इसकी क्या कीमत लगाओगे? सोहन ने कहा, यह अनमोल है, मैं इसे बेच नहीं सकता। तोता हंसा, यही तो मैं सुनना चाहता था। जब कलाकार को अपनी कला अनमोल लगने लगे, तभी दुनिया उसकी कीमत समझती है। पर घर चलाने के लिए धन भी जरूरी है, इसलिए अब दिमाग का इस्तेमाल करो। इस मूर्ति को सेठ धनपत के पास लेकर मत जाओ, इसे बाजार में भी मत बेचो, इसे नगर के मुख्य चौराहे पर उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। इसके नीचे एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता रखना और उस पर लिखना, एक कारीगर के हाथ जो पत्थर में जान डालते हैं पर अपना घर नहीं बना पाते। यह बिकाऊ नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है। सोहन को यह बात अजीब लगी, बिना बेचे पैसे कैसे मिलेंगे? पर अब उसे तोते पर पूरा भरोसा हो गया था। उसने वैसा ही किया। उसने अपनी सबसे सुंदर कलाकृति को नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रख दिया और उसके नीचे तोते के बताए शब्द लिख दिए। सोहन की जीत। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर फिर कुछ लोगों की नजर उस मूर्ति पर पड़ी। वे पास आए, उसे देखा और हैरान रह गए। मूर्ति की कारीगरी तो अद्भुत थी ही, पर उसके नीचे लिखे शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया। वे सोचने पर मजबूर हो गए कि जो हाथ इतनी सुंदर चीजें बनाते हैं, वे खुद इतने मजबूर क्यों हैं। धीरे धीरे वहां भीड़ लगने लगी। हर कोई उस मूर्ति और उसके नीचे लिखे संदेश की चर्चा कर रहा था। बात फैलते फैलते नगर के बड़े बड़े लोगों तक, कवियों तक और यहाँ तक कि राजमहल तक पहुंच गई। सेठ धनपत ने भी यह खबर सुनी। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि यह सोहन की कोई चाल है उसे बदनाम करने की। वह अपने लठैतों को लेकर चौराहे पर पहुंचा और उस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, पर वहां मौजूद भीड़ ने उसे रोक लिया। लोगों ने कहा, सेठ जी, आप एक कलाकार की कला का अपमान नहीं कर सकते। पहली बार सेठ धनपत को आम जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा और उसे पीछे हटना पड़ा। अगले दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नगर भ्रमण पर निकली। जब वे चौराहे से गुजरी तो उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी। वे रथ से उतरी और उस मूर्ति के पास गईं। उन्होंने उसे बड़े ध्यान से देखा। वे एक कला प्रेमी थीं। उन्होंने उस मूर्ति में छुपे दर्द, मेहनत और उम्मीद को महसूस कर लिया। नीचे लिखी पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, यह अद्भुत कलाकृति किस महान कलाकार की है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लोगों ने उन्हें सोहन के बारे में बताया।
तुरंत सोहन को राजमहल में सम्मान के साथ बुलाया गया। सोहन डरा हुआ था। उसे लगा कि सेठ धनपत ने महाराज से उसकी शिकायत कर दी है और अब उसे सजा मिलेगी। जब वह दरबार में पहुंचा तो महाराज स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे और राजकुमारी उनके बगल में खड़ी थी। राजकुमारी ने सोहन से कहा, तुम्हारी कला ने मेरे दिल को छू लिया है। आज तक मैंने ऐसी जीवंत मूर्ति नहीं देखी, पर यह भी जानना चाहती हूं कि तुमने उसके नीचे ऐसा दुख भरा संदेश क्यों लिखा। सोहन ने हिम्मत करके अपनी सारी आपबीती, सेठ धनपत के धोखे से लेकर अपनी निराशा तक सब कुछ सच सच कह सुनाया। पूरी सभा शांत होकर उसकी कहानी सुन रही थी। महाराज को सेठ धनपत की हरकतों पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत सेठ धनपत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त करके उन सभी कारीगरों में बांटने का हुक्म दिया जिनका उसने शोषण किया था। फिर महाराज सोहन की तरफ मुड़े और बोले, सोहन, तुम एक सच्चे कलाकार हो और सच्चे कलाकार का स्थान राज दरबार में है, न कि किसी लालची सेठ की दुकान पर। आज से तुम हमारे राजकीय शिल्पकार नियुक्त किए जाते हो। तुम्हें रहने के लिए एक सम्मानजनक घर और तुम्हारी कला के अनुसार हर महीने वेतन दिया जाएगा। तुम्हारा काम किसी के हुक्म पर मूर्तियां बनाना नहीं, बल्कि अपनी कल्पना से ऐसी कलाकृतियां बनाना होगा जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें। सोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने महाराज को झुककर प्रणाम किया। जिस सम्मान और पहचान के लिए वह जीवन भर तरसता रहा, वो आज उसे मिल गया था। और यह उसे दिन रात की अंधी मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी कला को सम्मान देने और दिमाग का सही इस्तेमाल करने से मिला था। तोते का उपकार। सोहन ने एक आलीशान घर में रहने के बावजूद उस बूढ़ी अम्मा और उस चमत्कारी तोते को कभी नहीं भुलाया। वह अक्सर उनसे मिलने जाता। एक दिन उसने तोते से पूछा, तुमने मुझे वह रास्ता दिखाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि पैसा दिमाग से बनता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। मैं तुम्हारा यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? तोते ने अपनी मीठी आवाज में कहा, यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था सोहन। इसे हर उस मेहनती इंसान तक पहुंचाओ जो अपनी कीमत नहीं जानता। उन्हें सिखाओ कि अपना हुनर किसी की गुलामी के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल करें। यही मेरा असली उपकार होगा। उस दिन के बाद सोहन न केवल एक महान कलाकार बना, बल्कि उसने कारीगरों के लिए एक पाठशाला भी खोली जहां वह उन्हें हुनर के साथ साथ अपनी कला का सम्मान करना और दिमाग से काम लेना भी सिखाता था। रत्नपुरी अब सिर्फ कारीगरों के लिए नहीं, बल्कि स्वाभिमानी और समृद्ध कलाकारों के नगर के रूप में जाना जाने लगा। तोते की 6 अनमोल सीख। तो उस चमत्कारी तोते ने सोहन को जो गहरी बातें सिखाई थीं, वे असल में जीवन में सफलता पाने के वो रहस्य हैं जो हर इंसान के काम आ सकते हैं। अगर इन बातों को समझ लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति मेहनत की चक्की में पिसने से बच सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। चलिए एक एक करके उन रहस्यों को समझते हैं। 1. अपना मूल्य खुद तय करो, दूसरों की दया पर मत जियो। तोते ने सोहन को समझाया कि जब तक वह सेठ धनपत को अपनी मेहनत का मूल्य तय करने देगा, वह हमेशा शोषित होता रहेगा। सोहन प्रतिभाशाली था, पर वह अपनी कीमत नहीं जानता था। जब उसने अपनी कला को अनमोल माना और उसे बिकाऊ नहीं कहा, तभी दुनिया ने उसकी असली कीमत पहचानी। जीवन में भी यही होता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो दुनिया भी आपको सस्ता ही समझती है। अपनी काबिलियत को पहचानें और अपना सम्मान खुद करें। किसी के द्वारा दिए गए छोटे मोटे टुकड़ों पर निर्भर न रहें। 2. मेहनत नींव है पर दिमाग इमारत है। सोहन सालों से कठोर मेहनत कर रहा था, पर परिणाम गरीबी ही था।
यह मेहनत उस नींद की तरह थी जो मजबूत तो थी पर उस पर कोई इमारत खड़ी नहीं हो पा रही थी। तोते ने उसे दिमाग का इस्तेमाल करना सिखाया। उसने सोहन को एक नई रणनीति दी, अपनी कला को सीधे बाजार में मत बेचो बल्कि उसे एक कहानी और एक भावना के साथ प्रस्तुत करो। यही दिमाग का काम था। सिर्फ मेहनत करने से आप एक जगह पहुंच सकते हैं, पर सही दिशा में सोच समझकर की गई मेहनत आपको शिखर पर पहुंचाती है। हमेशा अपने काम को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका सोचें। 3 काम मत बेचो, अपनी कला और सोच बेचो। जब तक सोहन सेठ के लिए मूर्तियां बना रहा था, वह अपना काम या समय बेच रहा था। वह एक मजदूर था। लेकिन जब उसने अपनी भावनाओं और कहानी के साथ उस हाथ की मूर्ति बनाई, तो वह अपनी कला और सोच बेच रहा था। तब वह एक कलाकार बन गया। दुनिया काम को कम और कला को ज्यादा सम्मान देती है। आप जो भी करते हैं उसे सिर्फ एक नौकरी या काम समझकर न करें। उसने अपनी रचनात्मकता, अपनी सोच और अपना दिल मिलाएं। जब आपका काम आपकी पहचान बन जाएगा, तो पैसा और सम्मान दोनों आपके पीछे आएंगे। 4 अवसर देखो नहीं, अवसर बनाओ। सोहन हमेशा सेठ धनपत द्वारा दिए जाने वाले काम यानी अवसर का इंतजार करता था। वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर था। तोते ने उसे सिखाया कि वह खुद अपने लिए अवसर पैदा करे। चौराहे पर मूर्ति रखना किसी अवसर का इंतजार करना नहीं था, बल्कि खुद एक अवसर बनाना था। उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक चर्चा शुरू की, जिससे अंत में राजमहल का दरवाजा उसके लिए खुल गया। जिंदगी में हमेशा अच्छे मौकों का इंतजार मत कीजिए। कई बार आपको अपनी प्रतिभा और दिमाग का इस्तेमाल करके खुद के लिए मौके बनाने पड़ते हैं। एक छोटा सा कदम, एक नया विचार आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। 5 अपने हुनर को सम्मान दो। सोहन की सबसे बड़ी गलती थी कि वह अपने हुनर को मजदूरी समझता था। तोते ने उसे सिखाया कि उसका हुनर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब उसने अपनी कला को सम्मान दिया और उसे अपनी भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया, तो दुनिया ने भी उसका सम्मान किया। आप जो भी करते हैं उसे सिर्फ काम न समझें। यह आपकी पहचान है, आपका गर्व है। अपने हुनर को छोटा न समझें और उसे सही मंच पर प्रस्तुत करें। 6 अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाओ। सोहन की मूर्ति सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं थी। वह उसकी कहानी थी, उसके दर्द और सपनों का प्रतीक थी। जब उसने अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखा, तो लोगों ने उसे समझा और उसका सम्मान किया। आपकी जिंदगी की कहानी, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, यह सब अनमोल है। इसे छिपाएं नहीं, इसे दुनिया के सामने लाएं। लोग आपकी कला, आपके काम को तभी समझेंगे जब वे उसके पीछे की कहानी को जानेंगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत बहुत जरूरी है। वह सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन अकेली मेहनत आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मेहनत के साथ जब सही सोच, सही रणनीति और खुद पर विश्वास जुड़ता है, तभी इंसान असाधारण सफलता प्राप्त करता है। हमें अपनी कीमत समझनी होगी और अपने हुनर को किसी की दया का मोहताज नहीं बनाना होगा। तो यह थी आज की प्रेरणादायक कथा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जीवन के लिए एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ इसे साझा अवश्य करें। क्या पता यह कहानी किसी और की जिंदगी में भी उम्मीद की एक नई किरण जला दे। हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें।
ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं आप सबसे पहले सुन सकें। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें यह भी बता सकते हैं कि आपको इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली। आपके कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।